नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे अहम खबर है, उस खबर की चर्चा सबसे शुरुआत में ही कर लेते हैं। उड़द और तुअर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का जो पॉलिसी चल रहा था सरकार का, उसे सरकार ने 31 मार्च 2024 तक इंपोर्ट फ्री पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील बलदेवा जी हैं, प्रेसिडेंट है एफ्टा के। सर, स्वागत है सबसे पहले आपको आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, मैं कंज्यूमर मिनिस्ट्री की साइट पर देख रहा था, दाल के दाम पिछले 6 महीने में करीब करीब 10 से 15% तक बढ़ गए हैं। जो तुअर का दाम और उड़द के दाम 100 रुपए प्रति केजी के आसपास 6 महीने पहले हुआ करता था, अब वो दाम 110 रुपए के आसपास मॉडल प्राइस है तुअर का, उड़द का है 115 रुपए के आसपास। क्या अभी भी सरकार को लगता है कि दालों की महंगाई एक अहम मुद्दा है, इस वजह से सरकार ने इस तरह का फैसला किया है? मोहन जी, सरकार के दो तरह के दालों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने लग गई है। जो दालें तेज होती है, सरकार केवल उसी की तरफ ध्यान देती है। जो मंदी होती है, उसमें कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री कभी ध्यान नहीं देती। तो सबसे पहले देखने की बात होगी, हमें दालों को अलग अलग करना होगा। यदि हम पिछले 6 महीनों में देखें तो सरकार केवल उड़द और तुअर की तेजी से ही चिंतित थी, जिसके चलते आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने पहले सरकार ने ये भी बोला था कि हमने इंपोर्ट पे स्टॉक लिमिट भी लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम स्टॉक लिमिट भी लगाएंगे। उसके बाद हमारी एसोसिएशन ने सरकार को और कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी से और मिनिस्ट्री में जाके अप्रोच किया और बताया कि एक्चुअल में जो मानसून की फेवरेबल मानसून नहीं होने की वजह से उड़द और तुअर की एक्चुअल में प्रोडक्शन कम हुई थी, जिसकी वजह से इन दोनों दालों के भाव बढ़ने के आशंका रही है। लेकिन क्योंकि तुअर की बात करें तो अफ्रीका देश में बहुत अच्छा तुअर था, और वहां पे आपने देखा होगा कि एक बार वहां की मोजाम्बिक सरकार ने एक बार वहां पे एक्सपोर्ट रोक भी दिया था, तब भी सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया था। तो सरकार काफी प्रोएक्टिव है और हर तरह की दाल को ये चाहती है कि तुअर और उड़द को यहाँ पे इंपोर्ट होता रहे। अभी कुछ दिन पहले, करीबन पिछले हफ्ते, कुछ एसोसिएशन की, जिसमें हमारी एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन भी थी और बाकी 3 एसोसिएशन और थी, उसमें भी कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ने जब मीटिंग ली थी तो हमने ये डिमांड करी थी, हमारी एसोसिएशन ने भी ये डिमांड करी थी कि पहले से इंपोर्टर को पता होना चाहिए कि सरकार की पॉलिसी क्या है। इसलिए जरूरी है कि आप यदि इंपोर्ट खोलना चाह रहे हैं तो 1 साल के लिए पहले ही खोल दें। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सेक्रेटरी साहब ने ये कदम उठाया, जिसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि उससे हमें पता रहेगा कि हमें कब तक इंपोर्ट करना है और कब तक हम इंपोर्ट करेंगे। यदि 1 या 2 साल की सरकार की पॉलिसी रहती है तो ट्रेडर, मिलर और इंपोर्टर को बड़ी आसानी होती है कि वो अपने सौदों को ले सके और अपनी पोजीशन को बना सके, ताकि सप्लाई जो है सुगमता से चली जा सके। एक और जी सर, एक और डिसीजन आया था पाम तेल इंपोर्ट को लेकर कि 31 दिसंबर 2022 को जो समय सीमा खत्म हो रही थी, रिफाइंड पाम तेल के इंपोर्ट पर जो पाबंदी जो खत्म हो गई थी, उसकी समय सीमा जो 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रही थी, उसे भी अगले आदेश तक जारी रखने का फैसला किया गया है। इस पर भी बीबी मेहता हमारे साथ हैं, सी के ईडी है। सर, क्या लग रहा है, आप लगातार चाह रहे थे कि कम से कम आरबीडी पाम तेल की जो ड्यूटी हो, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको बढ़ाया जाए, जो क्रूड पाम तेल और उसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को काफी बड़ा किया जाए, लेकिन सरकार ने तो इसे भी जारी रखने का फैसला किया है। क्या इससे क्या दिक्कत होगी? क्या घरेलू रिफाइनिंग कंपनियों पर इसका बड़ा असर हो सकता है? नहीं, थोड़ा मैं बैकग्राउंड कर दूं आपको। जून 2021 के पहले आरबीडी ऑल इन बैन कर दिया था, बाद में एक्सटेंड करके दिसंबर 21 तक किया, फिर लास्ट ईयर दिसंबर 21 में 1 साल और एक्सटेंड कर दिया था, मतलब बैन उठा लिया था। अभी जो नया नोटिफिकेशन आया, मतलब जो करंट पॉलिसी जो है, जैसे सीपीओ में 5% 5.5 है और आरबीडी ऑल में 12.5% ड्यूटी, वो चालू रहेगी जब तक नया आदेश नहीं आए तब तक। हम चाहते हैं कि भी जो ड्यूटी डिफरेंस है पाम, आरबीडी ऑल इन और सीपीओ में, जो आज 7.5% का है, वो 15% किया जाए, मतलब आरबीडी ऑल इन की ड्यूटी 20% किया जाए, ताकि यहाँ का एक तो जो ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है आरबीडी ऑल इन का, वो डिस्करेज हुए। अभी आप देखते हैं कि भाई इतना ऑल इन आ रहा है, जो 10 लाख टन में जो हर महीने आ रहा है पाम ऑयल, उसमें 2 लाख टन तक तो आरबीडी ऑल इन आ रहा है, और उससे भी खराब ये परिस्थिति हो रही है कि आरबीडी ऑल इन और सीपीओ की लैंडेड को सेम है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि भाई आज मैं रिफाइनर हूं तो मैं रिफाइन करके मेरे को घाटा हो रहा है,
तो रिफाइनर पैकर बन गए हैं और आरबीडी ऑयल ला के पैक करते हैं और अपना रिफाइनिंग यूनिट बंद कर रहे हैं। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो हमने बार बार गवर्नमेंट को लिखा है कि आप अगर बैन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा दीजिए, इनडायरेक्टली डिस्करेज हो जाए। आज जो डेस्टिनेशन में भी क्या है, हायर ड्यूटी ऑन सीपीओ और लोअर ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन आरबीडी होलिंग करते हैं ताकि वहां का एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी मिले आरबीडी होलिंग को। तो काउंटर करने के लिए अपनी गवर्नमेंट को ऐसा ही करना चाहिए कि आप हायर ड्यूटी लगाए आरबीडी होलिंग पे और लोअर ड्यूटी सीपीओ पे लगाए ताकि ज्यादा सीपीओ आए और वैल्यू एडिशन यही हो। हाँ जी जी, यानी घरेलू रिफाइनिंग को अगर बचाना है तो आपको क्रूड पाम तेल में ड्यूटी कम रखना पड़ेगा, और जो ड्यूटी आप बैन मत कीजिए रिफाइंड तेल पर, लेकिन वहां पर ड्यूटी इतना ज्यादा लगा दीजिए कि जो गैप इतना ज्यादा हो कि क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट ज्यादा हो और यहीं पे रिफाइनिंग हो। सर, अब बलदेवा साहब आपसे मेरा सवाल होगा, 2021-22 का जो क्रॉप ईयर था पल्सेस का, उसमें 277.5 लाख टन का उत्पादन हुआ था, जो 9% ज्यादा था उसके पिछले साल के मुकाबले, और चने का इसमें हिस्सा 50% था। हालांकि चना ही राहत दे रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि हमने कुल खपत का 15% अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारी इंपोर्ट की तरफ निर्भरता दालों में ज्यादा बढ़ती जा रही है चना को छोड़कर? हमारे यहाँ 2 साल में 2 बार बिजाई होती है। अभी चने और मसूर की बिजाई हुई है, जिसका अब हम देख रहे हैं कि पहले ये सोच रहे थे कि सर्दी कम पड़ेगी, इसलिए आगे आने वाली हो सकता है कि क्रॉप कम रहे, लेकिन पिछले 5 दिनों से सर्दी भी अच्छी है और ओस भी राजस्थान और एमपी के कई इलाकों में गिर रही है। तो मुझे ये लगता है कि चना और मसूर तो अभी भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास अभी भी 22 लाख टन चना पड़ा है, जो टोटल क्रॉप का करीबन 20 से 25% का होता है। तो मुझे लगता है कि चना और मसूर और मूंग, इन 3 दालों की तरफ हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी सप्लाई सुगमता है और मुझे कहीं पे भी इसमें भाव बढ़ने की गुंजाइश नहीं लगती है। लेकिन जहां तक तुअर की बात करें तो क्रॉप कम है, प्लस स्टॉक भी काफी कम है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि मौसम फेवरेबल नहीं रहने के कारण इसमें उतारे में कमी आई थी, यील्ड कम हुआ था, जिसकी वजह से पिछले साल भी कुल मिला के जो स्टॉक था वो काफी कम हुआ था, और सरकार के पास भी उड़द और तुअर दोनों का स्टॉक नहीं है। इसलिए हमें इस पे इंपोर्ट पे निर्भर रहना पड़ेगा। ये केवल 2 ही दालें हैं जिनका हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और हमारे किसानों पे भी मुझे पूरा भरोसा है, और हमारे ट्रेडर और इंपोर्टरों पे पूरा भरोसा है कि वो सप्लाई को जो है सुगम रखेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे इंपोर्ट होगा। अनावश्यक इंपोर्ट होके यहाँ पे भाव जो है, ऐसा नहीं है कि भाव गिरा के और किसानों का नुकसान हो, ऐसा अभी हमारे ट्रेडर और इंपोर्टर भी नहीं चाहते हैं। घरेलू उत्पादन में चना, मसूर और मूंग को लेकर चिंता नहीं है, उड़द और तुअर को लेकर चिंता जरूर है, तो उसका इंपोर्ट बढ़ाकर घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ताकि यहां पर महंगाई की मार कंज्यूमर्स पे ना हो, ये सरकार की कोशिश है। शुक्रिया बलदेवा साहब आपका, बीबी मेहता साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए वापस लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ। हमारे साथ मनोज कुमार जैन बने हुए हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल वंग से, और नवीन माथुर जी हैं आनंद राठी से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले बात कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि कल कच्चे तेल में हमने देखा था करीब 3.25% के आसपास की गिरावट आ गई थी। आज एक रेंज में कारोबार हो रहा है, 3 वॉल्यूम के साथ इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है। कुणाल जी, क्या हो रहा है कच्चे तेल में, क्या आउटलुक है आपका यहाँ से? जी, कच्चे तेल में जो इंडिया में ट्रेड होता है वो यूएस का कॉन्ट्रैक्ट है। यूएस में ऑयल का प्रोडक्शन रैम्पेंटली बढ़ रहा है, सो दैट्स द रीज़न कि रशिया का जो न्यूज़ है कि रशिया अपना जो ऑयल का इंपोर्ट है वो जो भी कंट्री ने उनके ऊपर प्राइस कैप लगाया उनको वो ऑयल नहीं भेजेगी। तो उसके कारण हम ये जो ओवरऑल सेंटिमेंट देख रहे हैं मार्केट में वो फ्रेजाइल देख रहे हैं, क्योंकि अगर रशिया ऐसा करता है तो रशिया को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। कितना प्रोडक्शन कम करेगा वो मालूम नहीं है, बट जब वो न्यूज़ आते हैं कि रशिया फॉर एग्जांपल 1 मिलियन बैरल से रशिया का प्रोडक्शन कम हो गया या 1.5 मिलियन बैरल से रशिया का प्रोडक्शन कम हो गया, तो वो टाइम पे हमको उसकी इम्पैक्ट ऑयल में देखने मिलेगी। फिलहाल यूएस से ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसके लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है WTI है, यूएस का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम लोग कोई भी इजाफा सस्टेन होते हुए देख नहीं पा रहे हैं। सो मेरी राय में अभी फिलहाल चाइना ओपन अप है, तो जो भी मंदी होती है 6400 6450 ये लेवल के आसपास, बिकॉज ऑफ चाइना रीओपनिंग के कारण ऑयल में बाइंग करनी चाहिए, और मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आ रही है। 65 60 70 आता है, वहाँ पे प्रॉफिट ले लेना चाहिए। सो $1-8 $1.5 की अपसाइड आ सकती है, उससे ज़्यादा अपसाइड नहीं आएगी, क्योंकि यूएस का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ रहा है।
नवीन माथुर जी, क्रूड को लेकर आपका आउटलुक क्या है? आप क्या सेंस कर रहे हैं सर यहाँ से? विष्णु मोहन जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि एक तो दो तीन चीजें हैं जो उभर कर आई हैं पिछले कुछ हफ्तों में। पर्टिकुलरली चाइना में जो कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, वो एक मेजर कारण है। प्लस जो मेरे मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है विष्णु मोहन जी, कि जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है वो हो सकता है कि बहुत अच्छी ना आए, मे बी इन यूएस और इवन इन इंडिया। सो आई वुड से दैट द डिमांड, क्योंकि जो डिमांड है वो कम होगी फॉर अ सिंपल रीजन कि हमने बहुत हॉकिश स्टैंस देखा सेंट्रल बैंक्स का, और उसका लैग में इफेक्ट आएगा। तो लैग के साथ साथ हो सकता है कि जो पहला क्वार्टर है अगले कैलेंडर ईयर का, जनवरी टू March, we might not see economy improving so much. There can be situations or depressive situations in overall market scenario. So इस वजह से लगता ये है कि sell on rise करना चाहिए, but what neutral band पे रहेगा crude, तकरीबन 6000 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ तकरीबन 7000 के लेवल्स के आसपास MCX में। और अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट्स में, अगर WTI की बात करें तो तकरीबन 75 to 81 dollars would be the range, and on the Brent side we would see around 80 to 85. That would be a tight range for crude going forward for next 2 or 3 weeks. मनोज जी, क्रूड और नेचुरल गैस 6500 के आसपास MCX पर क्रूड ट्रेड कर रहा है, और नेचुरल गैस कल 10% तक टूट गए थे दाम, और आज 3% की रिकवरी यहाँ दिख रही है। इन दोनों में ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आपके पास सर? नमस्कार विष्णु जी, जहां तक कच्चे तेल का सवाल है, मेरा मानना है कि एक दायरे में यहाँ ट्रेड देखने को मिल सकता है। न्यू ईयर्स के चलते यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में हॉलीडेज भी रहेंगे, तो एक दायरे का ट्रेड यहाँ 6400 से 6650 के रेंज में देखने को मिल सकता है। लेकिन हमने देखा है कि नेचुरल गैस में कल बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और कॉन्ट्रैक्ट ने अपने सपोर्ट लेवल से फिर एक बार सपोर्ट लिया है 380 के आसपास से। तो यहाँ पे ऑप्शन के तहत जो है स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। 400 की कॉल ऑप्शन अभी यहाँ पे 38 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रही है, तो 38 रुपीज में यहाँ पे 400 की कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। 33.80 का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में लक्ष्य 45 रुपीज का रख सकते हैं। तो ये व्यू है क्रूड और नेचुरल गैस को लेकर। हालांकि मनोज जी ने नेचुरल गैस की एक ऑप्शंस की रणनीति भी दी है। 400 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस यहाँ पे आप खरीद सकते हैं 38 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस यहाँ पे 33 रुपये 80 पैसे का लगाए, और 45 रुपये इसके प्रीमियम का भाव जा सकता है। चलिए गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। वहाँ पर बहुत ही सुस्त चाल देखने को मिल रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में आज? गोल्ड और सिल्वर में भी जैसे आपने कहा, ये वीक जो हॉलीडे सीजन है, तो मनी मैनेजर्स, इन एब्सेंस ऑफ मनी मैनेजर्स, एब्सेंस ऑफ एनी मेजर ट्रिगर, एक रेंज में अटका हुआ है। गोल्ड 1805 और 1825 के बीच में ट्रेड करता नजर आ रहा है। सो मेरी राय में अभी ऑलरेडी 1815-16 का रेट चल रहा है, 1820-22 डॉलर के आसपास। सो मौजूदा स्तर से 54,900 के आसपास सेलिंग करना चाहिए, 55,100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और नीचे में 54,550-600 के आसपास प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। सेल ऑन राइज ट्रेडिंग के लिहाज से लॉन्ग टर्म ध्यान तेजी है। ओके, ट्रेडिंग के लिहाज से सेल ऑन राइज करना है यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। लग रहा है कि लंबी अवधि में तेजी दिखेगी। नवीन जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? अगर 2-3 हफ्ते की बात करें और थोड़ा सा 1 महीने का रुख लें, मुझे लगता है तेजी बन सकती है गोल्ड में। डॉलर डिप्रिशिएट हो सकता है इकोनॉमी पे, जैसे मैंने पहले कहा रिसेशनरी इफेक्ट आएंगे, और हो सकता है कि जो हॉकिश स्टैंस था फेडरल रिजर्व का या ECB और बैंक ऑफ इंग्लैंड का, वो हो सकता है कि हॉकिश ना रह के थोड़ा सा डोविश हो। और जो डॉट प्लॉट है वो भी यही दिखा रहा है फेडरल रिजर्व का, कि मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग 2 rate hikes of 25 basis points each in calendar year of 2023. तो ओवरऑल ट्रेंड एक रेंज बाउंड रह सकता है। पर अगर 2-3 हफ्ते की बात करें विष्णु मोहन जी, तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पे बाय करना चाहिए। 54,500 के लेवल्स के आसपास, तकरीबन 54,700 के आसपास का भाव है, तकरीबन 54,900 का टारगेट देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ऑल्दो मार्केट्स वुड बी लिटिल म्यूटेड because of the new year and the Christmas celebrations, but still would recommend stop loss हर एक ट्रेड में लगाना चाहिए। तो वो इस स्ट्रैटेजी का 54,300 के लिए लगा के देख सकते हैं। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है? गोल्ड में 54,800 के आसपास है,
आपको लग रहा है नीचे में खरीदे या ऊपर की तरफ बेचना पसंद करेंगे? कुणाल जी के साथ जाएंगे या नवीन जी के साथ? नवीन जी को लग रहा है कि नीचे में खरीदना चाहिए, डिप पर बाई करना चाहिए। कुणाल जी को लग रहा था सेल ऑन राइज, ट्रेडर्स को करना चाहिए इंट्राडे के लिए। आप क्या सलाह देंगे? नहीं, कुणाल जी और नवीन जी के लेवल तकरीबन सेम है। जो नवीन जी का टारगेट है उसी के आसपास कुणाल जी भी बेचने की सलाह दे रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि वो लेवल जो है एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। दूसरा हम देखें तो कल डॉलर इंडेक्स ने जो है वापिस से रिकवरी दिखाई थी और यूएस डॉलर जो जैपनीज येन के सामने एक सप्ताह की ऊंचाई पर पहुंचा था, तो उसके चलते सोने में ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार रेजिस्टेंस बन सकते हैं। मेरा मानना है कि 1824 1825 डॉलर जो है रेजिस्टेंस रहेगा कॉमेक्स पे। भारतीय बाजारों में यहाँ पे 54,900 के आसपास के स्तर मिले, वर्तमान भाव से लगभग 101 रुपए का बढ़त आवे, तो वहां बिकवाली करके चलें। 55,080 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में लक्ष्य 54,500 का रखें और ये इंट्राडे के लिए ही रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी लॉन्ग टर्म जो है वो पॉजिटिव ही है। यानी आप या तो नीचे वेट करें खरीदारी के लिए या ऊपर की तरफ बेचे। जो नवीन जी को लग रहा है कि नीचे खरीदारी करनी चाहिए और कुणाल जी और मनोज जी को लग रहा है कि ऊपर, लेकिन लेवल बिल्कुल सेम है। 54,900 पे बेचना है और यही सेम टारगेट 54,500 में खरीद के 54,900 का टारगेट नवीन जी ने दिया था और मनोज जी को लग रहा है कि जो उनके टारगेट के पास ही यहाँ पर फिर ऊपर में बेच देना है और नीचे 54,500 तक वापस से आ सकता है। या तो आप ऊपर में बेचे या नीचे में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। वहाँ पर दायरे में आज कारोबार हो रहा है। जिंक 270 के आसपास है, हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। कॉपर 725 पे, एल्युमिनियम 208 रुपए पे टिक गया है और 187 रुपए 50 पैसे पे लेड है। कुणाल जी क्या पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में और चाइना का फैक्टर कितना हावी रहेगा? क्योंकि एक तरफ से रीओपनिंग हो रही है और खबर ये भी आ रही है कि अस्पतालों में जगह नहीं है। क्या आप लोगों को क्या खबर मिल रही है चाइना से और मेटल पर क्या असर होगा उसका, और ऐसे में क्या खरीदे या क्या बेचे बेस मेटल्स में? मेरी राय में ऑलरेडी हमने एक बहुत शानदार रैली देखी है। मेरी राय में यहाँ से 728 के आसपास कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए 732 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसमें मुझे लग रहा है कॉपर में बिकवाली करना एक बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। 720 718 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। बेचना है 720 रुपए से 718 रुपए के टारगेट के लिए कॉपर में बिकवाली की सलाह है। नवीन जी, आपका आउटलुक बेस मेटल्स मार्केट को लेकर क्या है? कोई टॉपिक है इस मार्केट में आज? थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन है, जैसे पहले क्रूड में हमने बताया लेवल्स वही हैं तकरीबन। मैं कहूंगा कि नीचे के स्तरों पे थोड़ा सा हमें बाय करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। अगर कॉपर एमसीएक्स जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 724 और 725 के आसपास चल रहा है विष्णुमोहन जी, और नीचे के स्तरों पे अगर आता है 715 712 13 के आसपास, तो उन स्तरों पे बाइंग करना चाहिए और 706 का स्टॉप लॉस लगाइए। 724-25 के लेवल्स टारगेट के लिए होंगे। फंडामेंटल स्टिल रिमेन्स द सेम। इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, लार्जली डिपेंडेंट अपॉन हाउ द इकोनॉमी इन द ग्लोबल वर्ल्ड पैन आउट। सो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा वेट एंड वॉच। ये एक सीमित दायरे में ही सारा बेस मेटल चल सकता है जब तक एक मार्केट को क्लैरिटी नहीं आती है कि व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना और व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड फॉर द इंडस्ट्रियल मेटल। सो आई थिंक it's a very neutral kind of a strategy, but trading perspective से for the next 2 weeks buy on dips recommended रहेगा। आपकी टॉपिक क्या है? एल्युमिनियम सुस्ती दिखा रहा है, लेकिन क्या इन करंट लेवल पे क्या करना चाहिए मनोज जी एल्युमिनियम में? एल्यूमिनियम एक बेहद दायरे में ट्रेड कर रहा है विष्णुमोहन जी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 205 से 212 का रेंज बना हुआ है और ऊपरी लेवल से यहाँ पे हमने कल अच्छी गिरावट आते हुए देखी थी। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अभी 208 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 207 के स्तर मिले तो यहाँ बाय कर सकते हैं 210 के लक्ष्य के लिए। 205 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना चाहिए। तो एल्युमिनियम खरीदारी की सलाह है मनोज जी की तरफ से। 207 रुपए में खरीदे 210 के टारगेट के लिए। 205 रुपए 50 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए अब एल्युमिनियम के बाद अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में स्पाइसेस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। मनोज जी क्या लग रहा है स्पाइसेस में? जीरा 30,000 के लेवल के ऊपर वापस से आ गया है। हल्दी में हालांकि आज दायरे में दबाव दिख रहा है, बायसनेस नीचे की तरफ ज्यादा है, निगेटिव ज्यादा है। क्या लग रहा है, पसंद कुछ आ रहा है स्पाइसेस में आज के लिए? ट्रेंड देखें तो यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे दबाव ही देखने को मिल रहा है। जीरा ऑलरेडी यहाँ पे प्राइसेस काफी ओवर स्ट्रेच्ड हैं
तो यहाँ पे मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी जीरे में वर्तमान लेवल पे। लेकिन हाँ, हम देख रहे हैं कि टर्मरिक में फिर एक बार ऊपरी लेवल्स पे जो है रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल वायदा की अगर बात करें तो यहाँ पे 8,400 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सस्टेन नहीं हो पाया और फिर यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। 8,320 के स्तर पर सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी हल्दी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 8,160 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 8,400 का। ग्वार सीड और ग्वार गम मनोज जी दोनों पर ही आज दबाव है, आधे आधे % की गिरावट है। 6,000 के नीचे ग्वार सीड और 12,700 के नीचे ग्वार गम है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। ग्वार सीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो रेंज है वो 5,800 से 6,150 का बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर वर्तमान लेवल से अगर थोड़ी और गिरावट आती है 5,800 के आसपास, 5,800 से 850 के दायरे में, तो ग्वार सीड को बाय कर सकते हैं। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो यहाँ भी 12,400 12,500 के रेंज मिले तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में लोअर लेवल पर बाय कर सकते हैं। तो ये व्यू है ग्वार को लेकर। शुक्रिया मनोज जी आपका, नवीन जी आपका, कुणाल जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, पूरा आउटलुक भी बताया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि